मान्यवर, आज मैं द्वितीय अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 1,11,000 करोड़ के वार्षिक बजट में 8,500 करोड़ की अनुदान मांगें बड़ी छोटी हैं। मुझको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा वाद विवाद और बहस और इन चीजों को बहुत जस्टिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। महाजन येन गता सह पंथा, आदरणीय बड़े भाई सीपी साहब ने बताया है कि सामान्य विवाद में अनुदान की मांगों पर भी चर्चा की जा सकती है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। वास्तव में देखिए, भानु भाई से हमने वचन लिया था कि सुनिएगा, भागिएगा मत। मान्यवर, उस तरफ बैठे लोगों के लिए शायद यह हर्ष का विषय होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़े जतन से झारखंडी मूलवासी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई नियोजन नियमावली को असंवैधानिक करार दे दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट की टिप्पणी है मान्यवर, हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब बाछें खिली हों और सदन में वक्तव्य में दबी हुई मुस्कुराहट के साथ खुशी के लड्डू फूट रहे हों, तो मान्यवर इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिस्ट, हिंदी में उसको कहते हैं पर पीड़ा प्रेमी। जो दूसरों के दुख को देखकर सुखी होता है, वही भावना की अनुभूति हो रही है। आज 7 लाख बच्चे जिनके घरों में ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के बाद मातम पसरा और ये दिवाली के दिए जला रहे थे, इनको इस बात का अफसोस था कि हेमंत सोरेन सरकार की इस नीति में झारखंड के बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी। मान्यवर, इस प्रदेश का बड़ा एक लोकप्रिय न्यूज चैनल है टीवी 18। टीवी 18 ने जब इस खबर को ब्रेक किया तो उसके नीचे कैप्शन लगा था, मान्यवर दूर से आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूं। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द, अब बाहरी लोग भी पा सकेंगे नौकरी। यही खुशी थी मान्यवर। भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म मान्यवर बीजेपी है। पूरे देश के पैमाने पर यह भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, लेकिन झारखंड आने के बाद तो मान्यवर इनका नाम बदल जाता है। झारखंड आने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है मान्यवर, यह बाहरी जनता पार्टी है। बाहरियों के संरक्षण देने वाले लोग जिस जनता पार्टी में है, वही बाहरी जनता पार्टी। बाहरियों को नौकरी मिलेगी, इसकी ये खुशी मना रहे हैं। सवाल इस बात का है कि उर्दू और हिंदी के मामले में तुष्टीकरण की बात में उलझाने वाले लोग ये भूल जाते हैं मान्यवर। अरे बैठिए, अपने समय में बोलिएगा ना, बोलिए। हिंदी और उर्दू के मामले को तुष्टीकरण में उलझाने वाले लोग मान्यवर इस बात को भूल जाते हैं कि इनके दौर की नियुक्ति नियमावलियों में क्षेत्रीय भाषाओं में 90 से ज्यादा अंक लाने वालों के मेरिट में 7 अंक जुटते थे मान्यवर, 7 अंक। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का इनके नजर में यह सम्मान था कि खोरठा में कोई विद्यार्थी 90 अंक लेकर आएगा तो मेरिट में 7 अंक जुटता था। 80 से ज्यादा लाया तो 6 अंक जुटता था। उस समय भावनाएं आहत नहीं हुई मान्यवर। उस समय नहीं लगा कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं जो हमारी संस्कृति का मूल आधार हैं, उसमें अगर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो उनको 7 अंक क्यों मिल रहे हैं। समस्या तो यही है मान्यवर कि जो लोग 22 वर्षों के इस झारखंड में इतने लंबे समय तक शासन में रहे और ऐसे ऐसे प्रयोग इस झारखंड की धरती पर किए कि झारखंडी इनके नजर में गिनी पिग हैं, जिन पर प्रयोग करते रहो। आज बार बार इस बात को यह बोल रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मान्यवर, मैंने प्रथम सत्र में चुनौती देकर यह कहा था कि रमेश हांसदा कौन है, इसके बारे में भी जरा सदन को बताएं। मान्यवर, मैं 2-3 नाम 4 नाम लेना चाहूंगा कि इस नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध गए हुए जो पिटिशनर थे,
उन पिटिशनर्स में से कुछ के नाम मैं लेना चाहूंगा मान्यवर। शशांक शेखर, रेजिडेंट ऑफ विलेज कोसेरा, पीओ शिखरपुर बिहार। स्वतंत्र प्रसाद गौतम, अहरौली बाजार डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर यूपी। राम आधार सिंह, हातिमपुर डिस्ट्रिक्ट देवरिया उत्तर प्रदेश। हरे राम शर्मा, नौतन हथियागढ़ डिस्ट्रिक्ट देवरिया उत्तर प्रदेश। धर्मेंद्र कुमार सिंह, देवरिया डिस्ट्रिक्ट देवरिया। संतोष कुमार सिंह, मऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। रजनीश आनंद, बेगूसराय बिहार। और रमेश हांसदा पिटिशनर नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। मान्यवर, आज ये उन बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जिनकी नियोजन नीति को रद्द कराने के दोषी ये लोग हैं। सवाल इस बात का है मान्यवर कि जिस इंटरमीडिएट और 10वीं का राइडर की बात ये करते हैं, 2014 से पुलिस की बहाली में वो नियमावली प्रदेश में लागू है। अगर इनको नहीं जानकारी है मान्यवर, तो मैं उसकी भी छाया प्रति इनको देने को तैयार हूं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कांस्टेबल की भर्ती में 10वीं की परीक्षा। अरे मनीष बाबू, अपना समय बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में इनका राज है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इनका राज्य है मान्यवर। उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में वहीं के इंटरमीडिएट से पास करना या मान्यता प्राप्त संस्थान जो उत्तर प्रदेश सरकार का है उससे पास करना आवश्यक है। हर राज्य अपनी नीतियां बनाता है मान्यवर, हर राज्य अपने नागरिकों की नीतियों को संरक्षित करता है। एक छोटी सी कहानी थी मान्यवर, एक छोटी सी कहानी थी मान्यवर। जंगल में पेड़ कट रहे थे। एक नौजवान पेड़ ने कहा एक बूढ़े पेड़ से कि इतनी छोटी कुल्हाड़ी आती है और हमें काट कर चली जाती है। अनुभवी पेड़ ने सिर्फ इतना ही पलट कर जवाब दिया कि उस कुल्हाड़ी की जो बेट है ना, वो लकड़ी की है, इसलिए हम लोग कट रहे हैं। आज नीतियां अगर हमारी विफल हो रही हैं, तो उसमें यही लकड़ी के बेट लगाकर झारखंडियों की नीतियों को काटने का काम कर रहे हैं मान्यवर। यही लोग छत नाम से अदालत की कॉकसबाजी में फंसाकर नीतियों को टर्न डाउन करते हैं मान्यवर। यही लोग वो लोग हैं जो आज युवाओं को ये भरमाने का प्रयास कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की लाई गई नीतियों ने तुम्हारा भविष्य का अंधकार कर दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मान्यवर कि जिस नियोजन नीति को हम लोग लेकर आए थे, क्या हेमंत सोरेन या उनके पार्टी के लोगों ने अपने बाल बच्चों के लिए सीटें आरक्षित कराई थी? हमारी मंशा तो यही थी ना कि जो सामान्य वर्ग के भी बच्चे आज अखिल भारतीय कंपटीशन फेस करते हैं झारखंड में, उनको कम से कम झारखंड के बच्चों के साथ कंपटीशन फेस करना पड़े। अरे SC ST OBC तो आरक्षण की छतरी में है, उनका अधिकार बाहरियों को छीनने की कोई ताकत नहीं है। लेकिन जो हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे अखिल भारतीय स्तर पर कंपटीशन फेस करते हैं, उनके लिए हम लोग मौका आसान करना चाहते थे। मैं तो फिर दोहरा के आपको बोलता हूं कि ये समय, ये इतिहास आपके भी कृत्यों को देख रहा है और हमारे भी कृत्यों को देख रहा है। ये विधानसभा सौद में सारी बातें अंकित हो रही हैं कि हमने किस सदाशयता के साथ झारखंडियों के बेहतरी के लिए काम किया और आपने किस कुटिलता के साथ हमारी सदाशयता को खत्म करके बच्चों को सड़क पर उतारने का काम किया। बच्चे शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी उनके मन में गुस्सा है, लेकिन वो हमारे ही बाल बच्चे हैं। जब हम बैठकर उनको समझाएंगे कि तुम्हारे सपनों पर कुठाराघात करने वाले ये लोग कौन थे, तो वो बच्चे इस बात को समझेंगे। वो जानेंगे कि झारखंड की नियोजन नीति से यूपी और बिहार के लोगों को क्या मतलब था। यूपी और बिहार के लोगों को लाकर पिटिशनर बनाने वाले लोग कौन थे, वो इस बात को जानेंगे। जब रमेश हांसदा का प्रोफाइल निकाल कर दिखाएंगे, तब वो जानेंगे कि आपके बगल में लगी हुई फोटो क्या दर्शाती है कि रमेश हांसदा को किसने भेजा था। ये तमाम बातें थी। आज बार बार आप नवीन अनुसूची का जिक्र करते हैं। ऑनरेबल CM ने, सदन नेता ने बड़ा सही कहा था। यहाँ आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हुए हैं, प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव है और हमारे जिले के हैं। मुझको याद है, उनको भी याद होगा, मैं सदन को याद दिला देता हूँ। 2001 में आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जो तत्कालीन कल्याण मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने आरक्षण की बढ़ोतरी के प्रस्ताव किए थे।
बाबूलाल मरांडी जी के तरफ से आरक्षण में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तत्क्षण प्रभाव से आरक्षण की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को रोक दिया। आज ये बार बार बोलते हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा बाबूलाल जी का लाया हुआ है, हम भी कहां इनकार करते हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा अगर झारखंड में लाया गया तो आदरणीय बाबूलाल जी लेकर आए थे, लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है कि जब डोमिसाइल के मुद्दे को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किया, बाबूलाल जी अगर यहाँ की व्यवस्थाओं के, यहाँ के लोगों की जनभावनाओं के प्रति ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट जाते, एसएलपी फाइल होती। उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, अगर ये चाहते तो ये नवीन अनुसूची में जाके संरक्षित होता मान्यवर। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जिस राजनीति का आरोप आज भानु जी हम पर लगा रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं सदन के माध्यम से कि वो राजनीति आपने की थी। पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटाकर 14 आपने किया था, और फिर उसको बढ़ाकर 27 करने का प्रयास या दिखावा आपने किया था, और जब कोर्ट ने टर्न डाउन किया आप उसके खिलाफ कहीं नहीं गए। डोमिसाइल के मुद्दे थे, चाहे 32 का खतियान जो झारखंडियों की प्राइड या अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, यह सवाल जब कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया तो आपने कोई पहल नहीं की। आपने खाली झारखंडियों को दिखाया कि हम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात करना चाहते हैं, लेकिन दिल में यह भाव था कि आप झारखंडियों की बातें नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जिस वोट से आप जीत कर आते हैं ना, वो वोट ही आपसे नाराज हो जाता। आपको तो अपना वोट बैंक बचाना था। झारखंडी तो आपके लिए चुनका है, खोरठा में हमने बोले चुनका मिल गलो, असली वोट बैंक तो वही है। उस वोट बैंक को बचाने के लिए चुनका चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, चुनका तो को आना ही है। चुनका आवेगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर आवेगा और किसी नाम पर आवेगा। तो मैं तो सिर्फ यही बार बार कहना चाहता हूं मान्यवर कि जब ये 7 लाख बच्चों के मातम और मायूसी का दिन है, तब इस सदन की चर्चा में इतनी गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए थी कि इस चर्चा से उन बच्चों के घाव पर मरहम लगता। कल हम लोग महामहिम के समक्ष गए थे, जाने की बात भारतीय जनता पार्टी के साथियों की भी थी। सदन में अनमने बेमन से जनता के दबाव में मजबूरी से 32 के खतियान का समर्थन करने वाले लोग राजभवन जाने के नाम पर पीछे हट गए। अब सवाल इस बात को उठता है मान्यवर कि अगर आप ईमानदार थे, सदन में किए हुए आपके कृत्य ईमानदारी थे तो आपको महामहिम के समक्ष जाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए थी। ये तो मान्यवर वही कहानी हो गई, ये तो वही कहानी हो गई मान्यवर। हो क्या एक चेहरा इनका सदन में है, बोलने का क्रम टूटता है, बोलने दीजिए। एक चेहरा इनका सदन में है, बोलने और एक चेहरा इनका सदन में है और एक चेहरा दूसरा है जो जनता के समक्ष है। एक मिनट सुदीप जी, एक मिनट। थे तो इन्होंने इंटरवेन किया था महोदय। मेरे हाथ में एक ये संविधान का कॉपी का महोदय आपके लिए लाया हूं महोदय। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 309 में राज्य संवर्ग का जितना भी नियुक्ति का विषय है या राज्य सरकार का विषय है या नवी अनुसूची और केंद्र सरकार का विषय नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं महोदय, इसको देख लिया जाए महोदय, अपने पास भगा लिया जाए। ये धोखा दे रहे हैं, ये संविधान के विपरीत बोल रहे हैं महोदय, पूरे सदन को गुमराह। चलिए मान्यवर हो गया, चलिए चलिए। मान्यवर प्रपंच फैलाने में, मिथ्या आरोपों को लगाकर अपनी बात को जोर से बोल देने में हमारे मित्र का कोई सानी नहीं है, लेकिन सत्य जो है ना वो उसी तरीके से थोड़ी देर के लिए बादलों की ओट में छुपता है, लेकिन बादलों की यह ताकत नहीं है कि सत्य के सूरज को छुपा सकें। मान्यवर एक तरफ बोलते हैं कि राज्य सरकार की ताकत है और दूसरी तरफ ये इनके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत है कि पिछली सरकारों के आदेश को भी ऑनरेबल कोर्ट ने टर्न डाउन किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नवी अनुसूची के नाम पर इनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? नवी अनुसूची के नाम से ये सीट से कूद कूद कर खड़े क्यों होने लगते हैं? अरे अगर आप ईमानदार हैं तो आप नवी अनुसूची में लाइए ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर समीक्षा करेगा तो झारखंड की जनता को यह संदेश जाएगा कि पक्ष और विपक्ष ने मिलकर झारखंडी प्राइड या झारखंडी सम्मान के लिए अपने राजनीतिक मतभेदों को बुलाकर रांची से लेकर दिल्ली तक मेहनत किया, मदद किया
और आप करने में कामयाब रहे। आप तो यही भाग रहे हैं। ये सदन सौद आपका चेहरा देख रहा है, ये सदन सौद आपका चेहरा देख रहा है कि आप कितने भरे मन से 32 के खतियान या 27% आरक्षण पर अपनी बात कहना चाह रहे हैं। वो तो यही आपके चेहरे पर से नकाब उतर जा रहा है। मान्यवर बैठे भानु जी, 12-14 राज्य से है मान्यवर। भानु जी व्यवधान उत्पन्न न बोलिए। 12-14 चर्चा हो राज्य रहा है, से आप भी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, उसको भी बोलने दीजिए अपना बात। चलिए, 12-14 राज्य ऐसे हैं जिनके दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। चाहे वो मान्यवर आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, हर राज्य ने अपनी नियुक्ति नियमावली बनाई है और अपने लोगों को संरक्षित किया है। मान्यवर, जब जब झारखंडियों के फायदे हक हिस्से को देने की बात आती है, तब तब ये लोग। सुदीप जी 1 मिनट आराम कर लीजिए, 1 मिनट। चंद्रवंशी जी क्या बोल रहे हैं? महोदय, अभी माननीय सदस्य का भाषण हम लोग सुन रहे थे, बड़े जोर जोर से अपना वक्तव्य दे रहे थे। बाकी इस तरह के भाषण दे रहे थे कि लगा कि आंख में धूल झोंक रहे हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जब संविधान इन्होंने दिखाया तो उस पर भी तो चुप रहना चाहिए इनको। नहीं, ठीक है, वो लिटिल नॉलेज नहीं है, वो लिटिल नॉलेज नहीं है, वो बृहत नॉलेज ही है। चलिए समझिए, चलिए। आदरणीय चंद्रवंशी जी बहुत वरिष्ठ हैं। चलिए। एक संस्कृत का वाक्य था, जब महाभारत में द्रोणाचार्य के मसले पर कोई रास्ता नहीं निकला था, तो जोर से यह उच्चारण किया गया था युधिष्ठिर के द्वारा, अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा हतो, नरो व कुंजरों को बड़ा कम बोला गया था सर। अश्वत्थामा मरा था, लेकिन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा नहीं मरा था। एक हाथी जिसका नाम था उसको अश्वत्थामा, उसकी मृत्यु हुई थी। और युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतो को जोर से उच्चारित किया था, नरो व कुंजरों को धीरे से किया था। संविधान के अनुच्छेद को दिखाने से कुछ नहीं होगा सर। संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या सर संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या को समझने से होगा। संविधान के अनुच्छेद को लहरा देने से चीजें नहीं बदलती है सर। आप सीनियर आदमी हैं। अभी बहुत सुंदर चर्चा चल रहा है, बहुत सुंदर चर्चा चल रहा है। आप लोग सुनिए, बैठ। वो आप लोग बढ़िए। सर मैंने यही कहा था कि आपकी बातें बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। सब आपका बात सुना, आप भी सुनिए, बड़ा धैर्य से सुन रहे हैं। आप भी जरा धैर्य से सुनिएगा। असंसदीय का प्रयोग नहीं होगा, मिथ्या वचन नहीं होंगे, लेकिन सत्य के तीर भी उतना ही मारक होते हैं कि मर्द को भेदते हैं। जब सत्य के तीर मर्द को लग रहे हैं तो तिल मिलाइए मत। ये सत्य के तीर मर्द को भेद रहे हैं, तिल मिलाइए मत। बैठकर सुनिए कि झारखंड को इन 17 वर्षों में प्रयोगशाला बनाकर और झारखंडियों को गिनी पिग बनाकर आपने झारखंड को कहां पहुंचाया है, यह झारखंड की जनता भी देख रही है। और ऐसा नहीं घड़ियाली आंसू हो रहे हैं। एक आदमी बोल रहा है तो आप लोग 10 आदमी आंसू हो रहे हैं। ठीक है, बोलिएगा, बोलेंगे, बोलने का मौका देंगे, आंसू रो रहे हैं, बोलने का मौका देंगे। धीरे हम एक साथ नहीं, धीरे धीरे सबको मौका देंगे। हम देख रहे हैं सबका हाथ आंसुओं को पोंछेंगे। बोल दीजिए। हम उन बच्चों के आंसुओं को पोंछेंगे। हम उनके लिए वो व्यवस्था मुहैया कराएंगे कि अपने राज्य की नौकरियों पर हमारे बच्चों का हक होगा। और आप यकीन जानिए, वही बच्चे आपसे सवाल करेंगे, वही बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि पिछले दरवाजे से नियोजन नीति को रद्द कराने वालों, आज अगर आप हमारे आंसू पोंछने आए हो तो ये बताओ कि पिछले दरवाजे से नियोजन नीति को रद्द कराने के लिए तुम क्यों गए थे? भानु भाई, सवाल तो आएंगे। मेरा बस एक लाइन का और ज्यादा नहीं बोलते हुए, मान्यवर जब मैं बोलता हूं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। चलिए, आप तो मैं पार्लियामेंट्री बोलता हूं, ना संसदीय बोलता हूं। इनके तकलीफ का परवाह मत करिए। आप
पूरा पूरी अपना बातों को रखिए, लोग भी अपना बातों को रखेंगे। चलिए बोलिए। तो चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा भानु भाई का। मैडम अब बोलने भी दीजिए ना, आप खड़ी हो जाती हैं तो परंपरा में हमको बैठना पड़ता अच्छा, है। समाप्त होने आप दीजिए, खड़ी हो उसके बाद जाएंगे आपको तो फिर देना है। मजबूरी हमको बैठना पड़ेगा। दे रहे हैं। चलिए बस चलते चलते मान्यवर, आई लव यू 3-4 बार हमने सुना था भानु भाई से। वो प्रगतिशील नौजवान सभा का वो प्रगतिशील जुझारू नौजवान भवनाथपुर में जब भाषण देता था तो बड़ा अच्छा लगता था। किसने आई लव यू बोल दिया जो बीजेपी में आ गया पता नहीं लगा, अगर बता देते तो बड़ा अच्छा लगता। दोष किसका, वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका, जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। धन्यवाद साथी। बोल लीजिए, बोलिए।